हेलो एवरीवन, आई होप मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही होगी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने पीओएस सेक्शन का सेकेंड टॉपिक विच इज़ प्रोनाउन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली क्लियर करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं कि आखिर प्रोनाउंस होते क्या हैं, इनके इस्तेमाल क्या है और ये किस तरह से पूरे के पूरे इंग्लिश सेक्शन में हमारे सामने आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो ऑब्वियस सा क्वेश्चन उठता है वो हमारे सामने आता है कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, आखिर प्रोनाउन होता क्या है। तो आई होप आप सभी को डेफिनेशन तो इसकी याद ही होगी। अगर नहीं याद है तो आपके सामने आप इसे अपनी कॉपी में पेंसिल या पेन से नोट डाउन कर लें और उसके बाद इसको आप मेमोराइज़ कर सकते हैं। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। ये हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि हम अवॉइड कर सकें रिपीटिशंस को और इसके साथ साथ अपने सेंटेंस को और ज़्यादा स्मूथ बना सकें। एक एग्जाम्पल सामने आपके लिखा हुआ है जैसे कि रवि इज़ इंटेलिजेंट। अब इस रवि वर्ड को दोबारा रिपीट ना करना पड़े इसके लिए हमने रवि की जगह पर ही वर्ड का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक नाउन रवि, इसकी जगह पर दोबारा जब इस्तेमाल करना हो तो हमने इस्तेमाल किया ही। तो इस तरह से ही हो गया एक प्रोनाउन जो कि इस्तेमाल हुआ है ऑन द प्लेस ऑफ नाउन विच इज़ रवि। तो आखिर हम इस्तेमाल क्यों करते हैं प्रोनाउंस को, आखिर प्रोनाउन को इस्तेमाल करने का कारण क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने 3 रीजंस लिखे हुए हैं जिसमें है अवॉइड रिपीटिशन, मेक सेंटेंसेस शॉर्टर एंड क्लियरर। इसके साथ साथ ये इम्प्रूव करते हैं हमारी फ्लुएंसी को वाइल राइटिंग एंड वाइल स्पीकिंग ऑल्सो। तो इनके इस्तेमाल करने का ये 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे सामने सवाल आता है कि आखिर ये प्रोनाउंस होते कितने हैं। तो आपको कहीं-कहीं पर ये नंबर 11 देखने को भी मिल सकता है। हमारे सामने जो है वो यहाँ पर 9 है। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये टोटल 9 नंबर्स में है। आपको ये कहीं-कहीं पर 11 भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब ये 9 टाइप देखकर तो पूरा का पूरा साँस फूल गया होगा कि अरे बाप रे! इतने सारे टाइप्स हैं प्रोनाउन के, कैसे तैयार करेंगे? तो बिल्कुल घबराने नहीं है आपको। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और इसके बाद आप बस एक-एक करके देखते जाएँगे और आपको ये लगातार समझ में आता रहेगा कि आखिर ये 9 टाइप के जो प्रोनाउन हमने अभी देखे हैं, ये आखिर कौन-कौन से हैं और इनका क्या-क्या इस्तेमाल है, ये किस-किस तरह से हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टाइप था हमारा वो था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में ये इस्तेमाल होते हैं किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग को, किसी भी चीज़ को रेफ़र करने के लिए, बुलाने या बोलने के लिए। तो जब भी हम इस्तेमाल करते हैं इनके तो इनके 3 टाइप के केसेज़ होते हैं। इन केसेज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इनको याद करना, इनको समझ लेना कि जब भी हम इन केसेज़ को सब्जेक्टिव केस में रखेंगे यानी सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, तब वो इस रूप में आएँगे। यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर मैं मी नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं देम नहीं इस्तेमाल करूँगा। क्योंकि आप सबको पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में। ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कभी भी अपने सामने लिखे हुए इन प्रोनाउंस को, जो कि हमारे सामने सब्जेक्टिव केस में नज़र आ रहे हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट वाली जगह पर नहीं रख सकते हैं और ये जो ऑब्जेक्टिव केस वाले नज़र आ रहे हैं, इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर नहीं रख सकते हैं। तो इस वजह से हमें याद करना पड़ता है कि आई जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है। वैसे ही जो वी है हमारा वो सब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसको जब हमें ऑब्जेक्ट पे रखना होगा तो हम रखेंगे अस के रूप में। ऐसे ही यू जो है यू ही रह जाता है और ऐसे ही बाकी के सारे चेंजेस जो आपको यहाँ पर सामने देखने को मिल रहे होंगे। इसके साथ-साथ हमारा एक लास्ट केस बचता है जिसे हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस जो होता है वो हमारे सामने आता है माई, आवर, योर, योर्स, हिज, इट्स, देयर ये करके हमारा पॉजेसिव केस हमारे सामने नज़र आता है। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है क्योंकि आपको पॉजेसिव केस और इसके साथ-साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन ये अभी आप आगे चल के पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हमारे सामने पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जैसे कि ये हमारा आई एम अ टीचर, शी कॉल्ड मी, दिस बुक इज़ माइन। तो इन सभी एग्जांपल्स में ये आई, सी, दिस ये सब पर्सनल प्रोनाउन के लिए एग्जांपल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये इस्तेमाल हुए किसी एक पर्सन को या फिर किसी एक थिंग को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए, इसलिए ये कहलाए पर्सनल प्रोनाउन। अब हमारे सामने दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा टाइप है ये, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। जब हमें हमारे सामने जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नज़र आएँगे, वो सेम होंगे यानी वो किसी एक ही पर्सन को बताने के लिए इस्तेमाल हुए होंगे। ऐसे प्रोनाउंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनके जो फॉर्म है, इनके जो रूप है वो इस तरह है, माई होता है तो माई सेल्फ हो जाता है, आवर सेल्फ होता है,
योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो सेल्फ लग के आते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का टाइप। ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं किसी एक ही पर्सन को डिनोट करने के लिए, मतलब कि जो हमारा प्रोनाउन होगा वो भी, और जो हमारे ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ, सब्जेक्ट की जगह पर लिखा प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ प्रोनाउन, वो दोनों जब सेम होंगे तब उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी अभी आपने सीखा है थोड़ी देर पहले कि जो सेंटेंस होते हैं उसके 3 फॉर्म होते हैं। 3 फॉर्म कौन-कौन से होते हैं? 3 स्ट्रक्चर के लिए 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब हमारे सामने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम इंसान के लिए या सेम चीज़ के लिए आएगा, तब हमारे सामने इस्तेमाल होने की जो गुंजाइश रहेगी वो होगी सब्जेक्ट के स्थान पर भी जो प्रोनाउन आया वो, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो प्रोनाउन आया वो, दोनों ही किसी एक सेम चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। सब्जेक्ट की जगह पर तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएगा ही आएगा, बट ऑब्जेक्ट की जगह पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अब हमारे सामने तीसरा टॉपिक बचता है। वो तीसरा टाइप हमारे सामने जो है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। ये एम्फेटिक प्रोनाउन एक्चुअली यूज़ होता है एम्फेसिस डालने के लिए। एम्फेसिस वर्ड जो बना है वो कहीं न कहीं एम्फेटिक का ही है। एम्फेसिस का मतलब जोर डालना, दबाव डालना। ये जब भी इस्तेमाल होता है तो ये दरअसल एम्फेसिस डाल रहा होता है, जोर डाल रहा होता है, प्रेशर डाल रहा होता है, और नाउन और प्रोनाउन जो भी हमारे सामने सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा उसको और ज़्यादा प्रेशराइज़ करने के लिए, एम्फेसाइज़ करने के लिए, जोर डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को। जैसे आई कंप्लीटेड द वर्क। अब ये तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन मुझे एम्फेसिस डालना था। एम्फेसिस ये डालना था कि जो कंप्लीटेड मैंने किया, ये जो काम मैंने कंप्लीट किया, ये काम मैंने खुद ने ही किया है। तो इस सिचुएशन में मैंने इस्तेमाल किया आई माई सेल्फ, मैंने खुद से इस काम को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर सेम फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही तो है यहाँ पे, बट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंस अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा आगे की स्लाइड्स में वो आने वाला है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? जो इस्तेमाल होता है एम्फेसिस डालने के लिए। एम्फेसिस किस चीज़ पर? उसी सब्जेक्ट के ऊपर, उसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर जो कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उस पर और ज़्यादा एम्फेसिस डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये एम्फेटिक प्रोनाउन। दिखने में ये बिल्कुल सेम होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, बट इनका जो यूज़ है इनमें थोड़ा-सा डिफरेंस है, वो अभी आप समझोगे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ये डिफरेंस आखिर है क्या? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम पर्सन या सेम थिंग होगी, तब उस सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। ये हमेशा हमारे सामने सेल्फ 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 करके फॉर्म में आते हैं। अब इसी से थोड़ा सा उलट अगर हम बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन की, तो वो इस्तेमाल होते हैं एम्फेसिस करने के लिए। एम्फेसिस यानी जोर डालने के लिए वो इस्तेमाल। वो जोर आखिर किस चीज़ पर डालेंगे? तो उसी सब्जेक्ट पर, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी पर स्ट्रेस डालने के लिए, एम्फेसिसाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि आखिर इनके बीच में डिफरेंस कैसा है। हम कैसे इसको पहचान सकते हैं कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इस लाइन को अगर आपने याद कर लिया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इफ़ यू रिमूव द एम्फेटिक प्रोनाउन द सेंटेंस स्टिल मेक्स सेंस। यानी एम्फेटिक प्रोनाउन का रिमूवल सेंटेंस पर इम्पैक्ट नहीं डालता है। सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो तब भी रहेगा जब हम उसके एम्फेटिक प्रोनाउन को हटा देंगे। जैसे कि ये सामने एग्जांपल लिखा है, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर इसको माई सेल्फ को हटा के पढ़ो, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब भी जो सेंटेंस है वो अपना सेंस कंप्लीट कर रहा है, वो अपना मीनिंग खुद ब खुद बता ले जा रहा है। यानी कि सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन के रिमूवल से। यानी कि हम कह सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। और अगर ऐसा है, अगर हमारा सेंटेंस तब भी सेंस कर रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन अगर वो होगा और उसको हटाने के बाद हमने देखा कि सेंटेंस अपना सेंस अभी भी दे रहा है, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ था ये एम्फेटिक था। वाइल अगर हमने चेंज किया, रिमूव किया इस प्रोनाउन को, और हमारा सेंटेंस जो है वो अपना सेंस खो बैठा, यानी उसका सेंस अधूरा हो गया, तब उस सिचुएशन में जो हमारे सामने प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल लिखे हैं। आई हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ,
सॉरी, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट कर लिया। अब यहाँ पर अगर मैं हिमसेल्फ को रिमूव कर दूँ, ही हर्ट, अब ही हर्ट यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो रहा है उसने किसको हर्ट किया, खुद को किया, किसी और को किया, तो वो कहीं ना कहीं अपना मीनिंग खो बैठ रहा है, यानी सेंटेंस क्या हो जा रहा है, इनकम्प्लीट या इलॉजिकल हो जा रहा है। आई टॉट माई सेल्फ इंग्लिश, मैंने खुद को इंग्लिश सिखाया। अब इसी में से माई सेल्फ को हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई टॉट इंग्लिश। अब आई टॉट इंग्लिश, यहाँ पर मैंने किसी को पढ़ाया है इंग्लिश या किसी ने मुझे पढ़ाया, मैंने किसको बताया, क्या पढ़ाया, आई टॉट देम इंग्लिश। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो माई सेल्फ है उसके हट जाने से, या यहाँ पर हिमसेल्फ जो है इसके हट जाने से जो सेंटेंस है वो इलॉजिकल या इनकम्प्लीट हो जा रहा है, और इस वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर हुआ? आई गेस आप सब लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे कि अगर प्रोनाउन के रिमूव हो जाने से हिमसेल्फ या हर सेल्फ, जो भी ये प्रोनाउन हमारे सामने आते हैं, दोनों दिखते सेम है दरअसल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों ही सेम दिखते हैं, बट रिमूव करने पर रिफ्लेक्सिव अगर वो है, वो प्रोनाउन अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो उसके रिमूव करने से सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इलॉजिकल हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। वाइल अगर वो एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन अगर हुआ तो फिर वो अपना सेंस नहीं खोएगा, वो सेंटेंस में अपना सेंस कंप्लीट रखेगा। तो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये अगर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो वो काम करता है एक्ट एज सब्जेक्ट, वाइल एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, वो ऐड करता है एम्फेसिस को, वो जोर डालता है और ज़्यादा। तो इसकी अगर नेसेसिटी की बात की जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो इसेंशियल है, सेंटेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होंगे तो सेंटेंस जो है वो अपना लॉजिक खो देगा, सेंस खो देगा। वाइल एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल का मतलब हो गया वैकल्पिक है, अगर उनका इस्तेमाल कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिया तो भी जो हमारा सेंटेंस होगा वो अपना सेंस नहीं खोएगा, वो अपना सेंस बनाएगा। यानी कि अगर हमारे सामने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो सेंटेंस इलॉजिकल हो जाएगा, और वहीं पर अगर हमारा सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ प्रोनाउन एम्फेटिक है तो वो अपना मीनिंग मेंटेन करके रखेगा। यानी कि इफ़ द प्रोनाउन रिसीव्स द एक्शन इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इफ़ द प्रोनाउन ओनली स्ट्रेसेस द सब्जेक्ट इट इज़ एम्फेटिक। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार और रिवाइंड करके देख लेना, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक अलग टाइप है, एक अलग तीसरा या चौथा प्रकार है हमारा, जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आखिर है क्या, तो ये यूज़ होते हैं टू पॉइंट आउट द सब स्पेसिफिक पर्सन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड बना है डिमॉन्स्ट्रेट से, डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब दिखाना, प्रेजेंट करना, सामने कौन है, क्या है, इस चीज़ को बताने के लिए जो इस्तेमाल होता है उस प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनके एग्जाम्पल्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज। अब दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं कि दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बैग, that is a curse, yeah, that is a ball. So this is actually pointing out to something। तो जब ये पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या प्रोनाउन हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे कि दीज नोट्स आर माई नोट्स, दीज आर माई नोट्स। अब ये यहाँ पर दीज वर्ड जो है वो दरअसल पॉइंट आउट कर रहा है, इन नोट्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि ये जो नोट्स हैं ये मेरे हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी दिमाग को खोलना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोनाउन से अभी आप हट रहे हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये है किसका, एडजेक्टिव का। अभी आप कहोगे कि सर ये आप प्रोनाउन में एडजेक्टिव क्यों पढ़ा रहे हैं, तो दरअसल ये मैच करता है, मैच करता है मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं। एग्जाम्पल्स में देखो आप, दिस, दैट, दीज, दोस। अभी तो आपने पढ़ा, तुरंत के तुरंत अभी पढ़ा आपने कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आते हैं एग्जाम्पल में, दिस, दैट, दीज, दोस, जो क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। वाइल जब यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ तो भी मैं आपको एग्जाम्पल्स में दिस, दैट, दीज, दोस ही पढ़ा रहा हूँ। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, तो सर ऐसी बात है कि अगर कोई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये दिस, दैट, दीज, दोस अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो ये दरअसल पॉइंट आउट करेंगे किसी नाउन या पर्सन को या प्लेस को, थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट। एक्चुअली ये है क्या, मॉडिफाई कर रहा होता है किसी नाउन को, और ये हमेशा फॉलो होते हैं, ऑलवेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑलवेज फॉलोड बाई आ नाउन। अगर हम सामने देख रहे हैं अपने कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तुम्हें दिखा, दिस, दैट, दिस, दोस दिखा, अगर वो प्रोनाउन होगा तो उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, याद रहेगा। अगर
वो इस्तेमाल हुआ हमारा प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी वो इस्तेमाल हुआ दिस, दैट या दीज या दोज, इनमें से जो भी इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा। अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन आ जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो प्रोनाउन रह ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो मॉडिफाई करने लगेगा नाउन को, क्योंकि उसके जस्ट बाद क्या आ गया? नाउन आ गया। तो जो भी नाउन को मॉडिफाई करे, आप सब जानते होंगे, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसलिए जब भी ये दिस, दैट, दीज, दोज आ रहे होंगे किसी नाउन से पहले, तब वो दरअसल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। हाँ, तो अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये क्या है सर, पूरा का पूरा इधर-उधर कर डाला, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो गया है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अभी हम आपके सॉल्यूशन की ही बात करेंगे। आखिर आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को थ्रू एग्जाम्पल्स। अभी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे हम पहचानते हैं कि कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बट वो आखिर एग्जाम्पल्स में कैसे नज़र आएंगे तो वो अभी हम सामने देखेंगे। तो आपके सामने अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को लेकर बहुत सारे चीज़ें, पॉइंट्स मैंने यहाँ पे तैयार करके रखी है, आप देख सकते हैं। अब जैसे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो उसके जस्ट बाद आपको नजर आएगा क्या? एक वर्ड आया हुआ है पेन। अब ये पेन वर्ड क्या है? पेन वर्ड दरअसल एक नाउन है। दोज बॉयज, अब ये बॉयज कैसे हो गया? बॉयज हो गया यानी कि ये नाउन है। अब नाउन से जस्ट पहले आ रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगर वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो ये प्रोनाउन है, दिस इज ब्लू, दोज आर लेट। क्यों? क्योंकि इनके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। अगर नाउन नहीं आ रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर उनके जस्ट बाद कोई नाउन आ जा रहा है तो वो मॉडिफाई करने लग रहे हैं किसको? हमारे नाउन को। तो जब वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एक एडजेक्टिव है, और दरअसल ये इस्तेमाल हो रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट करने को, तो इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। दैट्स इट, इतना सही है। और आपको फॉर्म के बारे में तो पता ही होगा कि ये जो दीज है ये एक्चुअली प्रोनाउन प्लूरल होता है, और ये जो दिस है ये सिंगुलर होता है। तो याद रहे कि दीज के बाद हमेशा आर आना चाहिए, और दिस के बाद हमेशा इज आना चाहिए। ऐसे ही दैट के बाद हमेशा इज आना चाहिए, दोज के बाद हमेशा आर आना चाहिए। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कभी कभी हो जाती हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपसे ऐसी गलती हो सकती है। आपको पता होगा कि दिस का प्लूरल दीज और दैट का दोज होता है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हैं वो हमेशा प्लेस होते हैं किससे जस्ट पहले? हमारे नाउन से जस्ट पहले। तो अगर वो नाउन से पहले आ रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। वो कभी भी अकेले नहीं आएंगे। अकेला आया है तो वो फिर क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दे आंसर द क्वेश्चन विच वन, दिस वन, दिस पेन इज माइन, विच पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। ये हमेशा विच वन का आंसर करेंगे। दिस इज माइन, अब यहाँ पर ये प्रोनाउन हो गया, ना कि ये एडजेक्टिव। क्लियर हो गया होगा आई गेस अब तक तो। अगर नहीं हुआ है तो फिर भी आपके मन में क्या कन्फ्यूजन है इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। अगला टॉपिक जो हमारा, अगला टाइप जो आ रहा है हमारे सामने, वो है रिलेटिव प्रोनाउन का। और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे होंगे, ताकि आप ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, जो छोटी छोटी बारीकियाँ प्रोनाउन में बता रहा हूँ, वो आप लिख रहे होंगे, ताकि कभी भी जब आपके मन में कन्फ्यूज़न आए या आप उसे रिकॉल ना कर पा रहे हो तो आप तुरंत अपने उस कॉपी को ओपन करो और थोड़ा सा ब्रशअप कर लो, थोड़ा सा रिविज़न कर लो, एंड दैट इज़, उसके बाद आपके बाद वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला जो हमारा टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ये इस्तेमाल होते हैं टू जॉइन द क्लॉजेज और रेफर टू अ नाउन। वो नाउन जो पहले ही मेंशन किया जा चुका हो। कोई भी प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन जब इस्तेमाल होगा तो वो दरअसल या तो क्लॉजेस को ज्वाइन करा रहा होगा, क्लॉज चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको मैं दिखाऊंगा भी, या फिर वो किसी एक नाउन को मेंशन कर रहा होगा, डिनोट कर रहा होगा, बता रहा होगा, जो कि पहले ही मेंशन हो चुका है, हमारे सेंटेंस में पहले ही आ चुका है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। द बॉय, अब ये एक लड़के की बात हो रही है। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई स्टूडेंट, वो जो लड़का खड़ा है वहाँ पर वह मेरा स्टूडेंट है। अब यहाँ पर इस बॉय को, जो कि पहले ही मेंशन हो गया था, इसको रिलेटिवली, इसको बताने के लिए, इस चीज़ को डिनोट करने के लिए, इस नाउन को दोबारा बताने के लिए हु इस्तेमाल हुआ, इसका रिलेशन बताया गया। द बॉय हु, जो खड़ा है, जो खड़ा है वो लड़का मेरा क्या है? स्टूडेंट है। अब इसका रिलेशन, मेरे स्टूडेंट का रिलेशन
उस लड़के से कराने के लिए हु का इस्तेमाल हुआ और इस तरह से ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसको ऐसे समझेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि सेंटेंस के किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। दैट्स इट, इतना सही है। तो अभी हमारे सामने जो टॉपिक है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और कन्फ्यूजन तुरंत आ गया होगा, क्यों? क्योंकि सर हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट ये तो अभी आपने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया और अब आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी इन्हें पढ़ा रहे हैं। तो आखिर में पहचानूंगा कैसे? तो दरअसल ये इस्तेमाल होते हैं आस्क क्वेश्चंस पूछने के लिए। जब ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और जब ये इस्तेमाल होंगे नाउन को या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, तब ये क्या कहलाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब हमारे सामने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट टाइप है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को आप ऐसे समझ सकते हो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन दरअसल स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं किसके बारे में? नॉन स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में। नॉन स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में मतलब जो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित। जब वो अनिश्चित है तो हम लोग क्या करेंगे? हमें पता तो है नहीं उसके बारे में। अगर वो पता ही नहीं है उसके बारे में तो हम क्या करेंगे? समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, समथिंग, ईच, ऑल, इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं नॉन स्पेसिफिक हो जाते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? कि ये फिक्स नहीं है, विशेष नहीं है। और इस वजह से ये टाइप के जो प्रोनाउन है इन्हें कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये आते तो नाउन या प्रोनाउन की जगह पर ही हैं, बट ये फिक्स नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। अब यहाँ पर इन जनरल बात हो रही थी, कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो रही थी, इसलिए बोला गया एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। तो अब जो हमारे सामने नेक्स्ट हमारा जो टाइप बचा है प्रोनाउन का वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होगा रेफर्स टू द मेंबर ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब व्यक्तिगत रूप से जब हम किसी मेंबर को, किसी ग्रुप के मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, रेफर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं उसके बारे में, तो हमें इस्तेमाल करना होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दरअसल एग्जाम्पल्स हैं इसके ईच, ईदर, नीदर। ये क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना होता है। तो जब ये बांट रहे हैं यानी कि सब में दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से दे रहे होंगे, तो इसलिए ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल इसका क्या है? तो ईच स्टूडेंट वॉज रिवॉर्डेड, यानी हर एक स्टूडेंट, हर विद्यार्थी को रिवॉर्ड दिया गया। तो यहाँ ईच ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्टिंग्विश भी कर दिया, अलग कर दिया, अलग से बोल दिया कि जो रिवॉर्ड मिला है, जो पुरस्कार मिला है वो सबको मिला है। और इस तरह से ये कहलाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब हमारे सामने जो नेक्स्ट हमारा टाइप है प्रोनाउन का वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आखिर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या हैं? तो ये इस्तेमाल होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए। किस चीज़ को? म्यूचुअल एक्शन। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। तो आपसी एक्शन को दिखाने के लिए, जैसे कि ईच अदर, वन अनदर। अब इनका इस्तेमाल क्या होगा? कब करोगे तुम? जब एक दूसरे के साथ हम अपना कोई एक्शन शेयर कर रहे होंगे। जैसे दे हेल्प्ड ईच अदर, तो यहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की, तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्शन हो गया। म्यूचुअल एक्शन हो गया तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। और एग्जांपल्स के लिए अगर हम बोल सकते हैं वी फेड ईच अदर, हम दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। वी लव ईच अदर, आप बोलते होगे वी लव ईच अदर, यहाँ पर क्या हो गया? हम एक दूसरे को प्यार करें। यानी ये एक्शन जो है वो कैसा है? वो एक्शन कैसा है? म्यूचुअल है, यानी आपसी है, साझेदारी में है। यानी मैं ही नहीं कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है। तो इस तरह से जब हमें बात करनी होती है या हमें बताना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। तो अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन एरर्स की। कॉमन एरर्स जिनका हम इस्तेमाल करते समय गलतियां कर देते हैं, वो कॉमन एरर्स जो हमसे नॉर्मली या जनरली हो जाया करती हैं वाइल राइटिंग और वाइल स्पीकिंग ऑल्सो। तो ये कॉमन एरर्स क्या हैं? ये जैसे हमने लिख दिया एवरीवन फॉरगॉट देयर बुक। अब ये देयर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लियर ही नहीं कि किसकी बात हो रही है, वो लड़का है या लड़की है। तो इसलिए हम देयर के बजाय हम इस्तेमाल करते हैं हिज और हर, यानी एवरीवन फॉरगॉट हिज और हर बुक। तो यहाँ पर ये हमारा सही तरीका हुआ इस्तेमाल करने का प्रोनाउंस को। वाइल जब हम बात कर रहे होते हैं दिस काइंड ऑफ, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, अब दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस बोलने के बजाय हमें बोलना चाहिए दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो अब हमारे सामने जो टॉपिक है वो आई होप आपको टाइप्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे
एक अनदर टॉपिक की, जो है एग्रीमेंट विद रूल। एग्रीमेंट रूल किसका? प्रोनाउन का, कि आखिर इसका अकॉर्ड कैसा है। तो अब कभी भी हम देखेंगे, जब भी प्रोनाउन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो दरअसल एग्री होना चाहिए, एग्री करना चाहिए किसके साथ? नाउन के साथ। यानी जो हमारा यूज्ड नाउन है उसके रिस्पेक्टिव प्रोनाउन हमेशा इस्तेमाल करना है। जैसे कि इस्तेमाल किया गया नाउन अगर कोई बॉय है तो उसके लिए ही आना चाहिए। अगर इस्तेमाल किया गया नाउन कोई गर्ल है तो उसके लिए सी आना चाहिए। इस्तेमाल किया गया नाउन अगर एनिमल है तो उसके लिए इट आना चाहिए। हाँ, तो हमारा सामने अगर इस्तेमाल किया हुआ जो हमारा नाउन है वो नॉन लिविंग है अगर, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा इस्तेमाल किया हुआ जो नाउन है वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो हमारे जो इस्तेमाल किया हुआ प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? इट होगा। याद रहेगा? आई होप आपको ये याद रहेगा। इसके साथ साथ हमारा जो जेंडर है उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो जेंडर है वो क्लियर नहीं होता है। उस केस में हम जेंडर को अवॉइड करने के लिए, जेंडर को क्लियरिफाई ना कर पाने की सिचुएशन में हम इस्तेमाल कर लिए होते हैं प्लूरल प्रोनाउंस का। प्लूरल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस जैसे कि देम हो गया या फिर देयर हो गया, तो ये इस्तेमाल हो जाया करेंगे। इसके साथ साथ हमें ध्यान में रखना होगा कि पर्सन, हमारा पर्सन जो है वो बहुत मायने रखता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन इन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कि खुद बोल रहा होता है, जैसे कि आई और वी, तो उस ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के लिए आए हैं तो याद रहेगा कि फर्स्ट पर्सन अगर है हमारा, यानी कोई बोलने वाला है, तो उसके लिए सिर्फ आई और वी का इस्तेमाल हम करेंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यानी कोई सुनने वाला है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए तो हमेशा यू ही इस्तेमाल होता है। और फिर हमारा जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो तीसरा कोई है जिसके बारे में बोला जा रहा है। एक तो जो बोल रहा है वो हो जाएगा आई वी, फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन जो सुन रहा है वो हमेशा यू होता है, और एक थर्ड बचता है जिसके बारे में बोला जाएगा, वो हमारे होते हैं ही, सी, इट एंड दे। आज मैं थोड़ा बाहर था बच्चों, और थोड़ा सा व्यस्तता थी, और फिर भी लेक्चर तो करना था, तो इसलिए मैं बाहर ही लेक्चर कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ इधर-उधर की आवाज़ें आएँ तो उसके लिए सॉरी, बट अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने नेचुरल जगह पर, जहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वहीं पर रिकॉर्ड करूँ। तो आई होप ये प्रोनाउन एग्रीमेंट रूल आपको क्लियर हो गया हो कि हमें ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर या जेंडर या पर्सन का प्रोनाउन नाउन इस्तेमाल हुआ है उसी का प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्यूशन करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल चेक द आंसर्स ऑफ योर ऑल। So do comment your answers and let's see how many of you have grasped the whole concept of pronoun. And if you are still struggling, अगर कोई चीज़ अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा, या फिर हो सकता है आपके उस स्पेसिफिक डाउट के लिए एक अलग वीडियो बनाई जा सके। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा प्रोनाउन जो कि रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। फिर हमने जाना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कि कितने टाइप के प्रोनाउन आखिर होते हैं और इनके अलग अलग यूजेस क्या हैं, किस तरह से ये हमारे सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। वाइल लास्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा एग्रीमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप एक बार और क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको अभी भी डाउट हो तो आप रिवाइंड करके, रीप्ले करके, बैक करके थोड़ा सा फिर से एक बार देखिएगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर सेशन पसंद आया हो, अगर आपको चीज़ें अच्छे से ग्रैस्प कर पाए हों, आप समझ पाए हों, तो लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट में अपनी डाउट्स ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सो दैट आगे की आने वाली क्लासेस को आप फॉलो कर सकें। एंड इस पूरी की पूरी ग्रामर एक्सीलेंसी सीरीज़ को जब आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो आई एश्योर यू कि आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और हमारा अगला क्लास जो होने वाला है वो होगा हमारा एडजेक्टिव। आई गेस नो वी आर नॉट गोइंग टू डू एडजेक्टिव, वी आर गोइंग टू डू वर्ब। देन आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स एडजेक्टिव। तो अब अगली जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है वर्ब की,
तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं कर रखा है तो। और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में। मैं कोशिश करूँगा कि सैटरडे या संडे तक नेक्स्ट क्लास जो कि वर्ब की होगी वो अपलोड हो जाए इस चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।